नमस्कार सभी को। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट के अंतर्गत जो चैप्टर आते हैं उन चैप्टर के आज मैं आपको जो एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग या फिर वन वर्ड के अंतर्गत क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर चर्चा मैं करूंगा। तो इन क्वेश्चनों में से निश्चित तौर पर प्रत्येक स्टेट के बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत मुख्य रूप से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आते हैं एवं नीट एग्जाम के लिए तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से आप अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कर लें। देखिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द टर्म सेल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय, मतलब ये सीधे सीधे कहा गया है कि द टर्म सेल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय, कोशिका शब्द सबसे पहले किसके द्वारा उपयोग किया गया था? कोशिका शब्द सबसे पहले किसके द्वारा उपयोग किया गया था? तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट जो थे, कौन से साइंटिस्ट? रॉबर्ट, इसके जो वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुख्य रूप से सबसे पहले कोशिका शब्द का उपयोग किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। द सेकंड क्वेश्चन देखिए, द पार्ट ऑफ सेल विच कंटेन डीएनए, द पार्ट ऑफ सेल विच कंटेन डीएनए, कोशिका के अंतर्गत कौन सा भाग है? कोशिका में कौन कौन से भाग हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है या डीएनए का बना हुआ रहता है? तो देखिए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, वहां डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। दूसरा क्लोरोप्लास्ट होगा, प्लांट सेल्स में जो पाया जाता है वो, और माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीन सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। ये तीन सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो सबसे पहला देखिए, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीन सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें मुख्य रूप से आपको डीएनए देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस इज फाउंड इन, न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन, न्यूक्लियोलस कहां पाया जाता है? केंद्रिका, केंद्रक की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्रिका कहां पाया जाता है? न्यूक्लियोलस कहां पाया जाता है? तो आप देखिए, न्यूक्लियोलस एक तो न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा, और दूसरा या ऑप्शन न्यूक्लियस दिया होगा तो न्यूक्लियस लगाना है, और यदि न्यूक्लियस नहीं दिया होगा तो वहां न्यूक्लियोप्लाज्म दिया होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन अवश्य दिया होगा। तो लिख दीजिए न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगला चौथा नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, जीव द्रव्य को किसने खोजा था? तो पुरकिंजे साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट? पुरकिंजे साइंटिस्ट ने जीव द्रव्य को खोजा था। पुरकिंजे साइंटिस्ट ने जीव द्रव्य को खोजा था। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जो प्लांट सेल के चारों ओर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है या सेल वॉल पाई जाती है वह काय की बनी होती है? तो सीधे सीधे सेलुलोज की बनी होती है। तो आप लिख दीजिए यहां बिल्कुल आंसर, सेलुलोज। लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द, लीव्स किनके कारण हरी होती हैं? पत्तियां हरी जो पेड़ पौधों की दिखाई देती हैं वो किस कारण से दिखाई देती हैं? ऑप्शन में आपको मिलेगा या तो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट नहीं मिला होगा, नहीं दिया होगा तो वहां क्लोरोफिल दिया होगा क्या? तो दोनों ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई एक आंसर मिल जाएगा निश्चित तौर पर। देखिए, तो यहां क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल, दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन अवश्य दिया होगा। प्लांट सेल वॉल एज, प्लांट सेल वॉल एज कैसी होती है? प्लांट सेल वॉल,
पौधों के चारों ओर जो कोशिका भित्ति पाई जाती सेल के चारों ओर, वह कैसी होती है? सेमी परमेबल होती है कि परमेबल होती है, इसके सिलेक्टिव परमेबल होती है? तो सीधे सीधे कहा जाता है कि सेल वॉल परमेबल नेचर की होती है। क्लियर? कोशिका भित्ति किस नेचर की होती है? परमेबल नेचर की होती है, यानी पारगम्य नेचर की होती है, पारगम्य प्रकृति में होती है। क्वांटासोम आर प्रेजेंट इन, क्वांटासोम आर प्रेजेंट इन, तो क्वांटासोम कहां पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। क्वांटासोम कहां पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। तो लिख दीजिए क्लोरोप्लास्ट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के संबंध में कई मॉडल दिए गए थे। क्या? ट्राइलेमिनर मॉडल दिया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मोज़ेक दिया गया था, मॉडल दिया गया था। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका वह कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। तो सिंगर और निकोलसन वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, निकोलसन वैज्ञानिक थे। इन्होंने मुख्य रूप से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। आप वीडियो में देखेंगे बिल्कुल सारी की सारी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो भाई मेरे कितने सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा लगता है कि बच्चे सोच रहे होंगे सर हंसी मजाक में समझा रहे हैं, कोई मतलब नहीं समझाने का। इन क्वेश्चंस को तो स्टूडेंट भाग के वैसे ही करके आ जाएगा। यदि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो 100% नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चे ये सोचते हैं। तो वास्तव में मुख्य रूप से ऐसे ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्रीडेन एंड स्वान। कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? श्रीडेन एंड स्वान, स्वान ने प्रस्तुत की थी। ईच सेल एक्ट एज एन यूनिट ऑफ, ईच सेल एक्ट एज यूनिट ऑफ मतलब प्रत्येक सेल किस प्रकार का कार्य करती है? ऑटोनोमस नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? ऑटोनोमस नेचर की। तो यहां लिख दीजिए ऑटोनोमस। सेल मेम्ब्रेन इज थिक ऑफ, सेल मेम्ब्रेन की मोटाई क्या होती है भाई? 75 एंगस्ट्रॉम, 75 एंगस्ट्रॉम। सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। सेंट्रोसोम इज ओनली प्रेजेंट इन, देखिए सेंट्रोसोम ओनली प्रेजेंट इन, सेंट्रोसोम कहां अकेला पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट में मुख्य रूप से ये एब्सेंट होता है। तो यहां लिख दीजिए एनिमल सेल। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण कहां होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण मुख्य रूप से राइबोसोम में होता है। इस वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो विशेष ध्यान दें, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में मुख्य रूप से होता है, इस कारण से राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख दीजिए राइबोसोम। विच सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड एज सुसाइड बैग, अरे वाह, आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? विच सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड एज सुसाइड बैग, यानी कि ऐसा अपनी कोशिका के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो स्वयं आत्महत्या का कारण बन जाती है? तो लाइसोसोम। लिख दीजिए कितने क्वेश्चन? लाइसोसोम। विच सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री, देखिए अभी ऊपर मैंने बताया था, देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में देखिए प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन राइबोसोम मैंने कहा था। तो उस दौरान मैंने बताया था क्लियर करके कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी राइबोसोम को जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी राइबोसोम को जाना जाता है। तो यही क्वेश्चन आ गया 16 नंबर का, 16 नंबर का क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो यहां भी आपका आंसर वही आएगा, राइबोसोम। अपने कोशिका में जो सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसको मुख्य रूप से क्या नाम दिया जाता है? राइबोसोम, वह प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट मैन हु ऑब्जर्व लिविंग सेल वाज, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, लिखा हुआ द फर्स्ट मैन
हु ऑब्जर्व लिविंग सेल वाज, यानी कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने खोजा था? तो लीवेनहॉक किस वैज्ञानिक ने खोजा था? दिखाई दे रहा है भाई, लीवेनहॉक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मुख्य रूप से सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। लीवेनहॉक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस ये। फिर देखिए, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहा जाता है। तो यहां क्या आ जाएगा अपना आंसर? यूनिसेलुलर। क्या आ जाएगा? एक कोशिकीय जीव। विशेष तौर पर ध्यान रखें, मोनोरा किंगडम में भी यूनिसेलुलर आते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के नेचर के होते हैं, सच लाइक बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल में जो प्रोटिस्टा आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये भी यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं, यानी सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। ए मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इज कॉल्ड, मतलब एक मेम्ब्रेन ऐसी है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने के लिए कहा जाता है। सिर्फ वो मेम्ब्रेन है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन सिर्फ ये कहती है कि सॉल्वेंट अंदर प्रवेश करेगा, तो यानी कि ये चयन कर रही है। ये क्या कर रही है? मुख्य रूप से चयन कर रही है। तो चयन करने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किस नाम से जाना जाता है इस मेम्ब्रेन को? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। वेयर इज एनर्जी इन द सेल स्टोर्ड, कितना सिंपल क्वेश्चन। अपनी कोशिका के अंदर सेल एटीपी के रूप में मुख्य रूप से एनर्जी स्टोर्ड रहती है। ऊर्जा कोशिका में एटीपी के रूप में स्टोर्ड रहती है। तो ये देखिए, फिर अगला है, राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट एनिमल सेल। लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिच एग कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग मुख्य रूप से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी भाई सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग है, सबसे छोटी जो सेल है वो कौन सी है? सबसे छोटी सेल जो है वह है मुख्य रूप से आपके माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसको पीपीएलओ कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। तो लिख लेना, प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। या तो ऑप्शन में आपको पीपीएलओ मिल जाएगा या माइकोप्लाज्मा मिल जाएगा या पूरा नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम मिल जाएगा। दोनों में से कोई ना एक आंसर अवश्य मिल जाएगा। हु वाज गिवन द टर्म प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा जो शब्द है वह किसने दिया था? प्लाज्मा लेमा नामक जो शब्द है वह किसने दिया था? जे क्यू प्लॉब एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? जे क्यू प्लॉब एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने मुख्य रूप से यह शब्द प्रस्तुत किया था। जे क्यू प्लॉब कौन से साइंटिस्ट थे? जे क्यू प्लॉब साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा लेमा नामक शब्द दिया था। जे क्यू प्लॉब नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लाज्मा लेमा नामक शब्द प्रस्तुत किया था। फिर है, इन विच टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ऐसी कौन सी सेल है जिसमें कोशिकांग के चारों ओर कोशिका मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं? तो सीधे सीधे एक ही सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल में मुख्य रूप से क्या नहीं पाए जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। तो 24 में लिख दीजिए भाई, प्रोकैरियोटिक सेल 24 में लिखिए। यहां मैं लिखता हूं, जगह नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल। क्या लिख दिया? प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? फिर आता है, हु फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। भाई प्रोटोप्लाज्म थ्योरी देखिए, विशेष ध्यान रखना, यहां कहीं क्वेश्चन एक था स्लीड एंड स्वान का, देखिए कहीं लिखा हुआ है मैंने, ये 10 नंबर का क्वेश्चन थी, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। यहां सेल थ्योरी है और यहां मुख्य रूप से जो कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 25 पे जो है इसमें पूछा जा रहा है कि
प्रोटोप्लान थ्योरी सबसे पहले किसने प्रपोज की थी? प्रोटोप्लान थ्योरी सबसे पहले किसने प्रपोज की थी? मैक्स सुल्ज वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? मैक्स सुल्ज वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रपोज की थी। मैक्स कौन से वैज्ञानिक थे? मैक्स सुल्ज वैज्ञानिक थे जिन्होंने मुख्य रूप से ये थ्योरी, एस सी तो भूल ही गया, SCHULZE, मैक्स सुल्ज वैज्ञानिक थे जिन्होंने मुख्य रूप से, अरे फिर भूल गया मैं, क्या? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने प्रस्तुत की? मैक्स सुल्ज ने। सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत की? स्लीडन एंड स्वान वैज्ञानिक ने। ये विशेष ध्यान रखना, सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वान वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी, जबकि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो प्रस्तुत की थी वह किसने प्रस्तुत की थी? मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। फिर देखिए, वेयर डज थाइलेकॉइड प्रेजेंट? भैया थाइलेकॉइड, अब आपको ये पता होना चाहिए थाइलेकॉइड क्या होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मुख्य रूप से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उनको थाइलेकॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइलेकॉइड के नाम से इनको जाना जाता है। तो यही आप इसका आंसर आएगा कि वेयर डज थाइलेकॉइड प्रेजेंट? थाइलेकॉइड कहाँ प्रेजेंट होते, कहाँ उपस्थित होते हैं? तो आप इसमें आंसर लिख दीजिए, क्लोरोप्लास्ट में मुख्य रूप से प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए, वेयर डज थाइलेकॉइड प्रेजेंट? इन ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पूरा मैंने लिख दिया कि क्लोरोप्लास्ट में ग्राना पाए जाते, उन ग्राना में मुख्य रूप से थाइलेकॉइड प्रेजेंट होते। अब ऑप्शन में आपको ग्राना भी मिल सकता है और क्लोरोप्लास्ट भी मिल सकता है, दोनों में से जो ऑप्शन मिल जाए उसको आप, अब आप कह रहे होंगे कि सर दोनों मिल जाए तो फिर, तो उस जगह आपको पहले तो ऐसा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आते ही नहीं है। यदि आ भी जाए तो वहां सीधे सीधे आप ग्राना निशान लगा कर आएंगे। क्या लगाएंगे? ग्राना को करेंगे, क्योंकि ग्राना पर ही प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? ग्राना पाए जाते हैं। क्रोमोसोम वाज फर्स्ट सीन बाय, क्रोमोसोम को देखा किसने था? स्ट्रासबर्गर ने। किसने देखा था? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने। किसने मुख्य रूप से देखा था? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम को सबसे पहले देखा था। वेयर डज द जीन्स आर लोकेटेड? जीन कहाँ स्थित होती है? सबसे पहले तो आपको जीन आना चाहिए। जीन होते क्या है कि वे संरचना जो जिनके ऊपर लक्षण पाए जाते हैं या जो लक्षण जिनमें पाए जाते हैं या लक्षण के रूप में जीन पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। क्या? क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते। तो लिख दीजिए ऑन क्रोमोसोम, ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, तो कहां पाए जाते हैं? ऑन क्रोमोसोम मुख्य रूप से ये पाए जाते। फिर है अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है? क्रोमोसोम में क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा पाया जाता है? Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम अभी मैंने जैसे बताया था, क्या क्रोमोसोम काय का बना होता है? तो क्रोमोसोम डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। लिख दीजिए डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? डीएनए काय का बना, क्रोमोसोम काय का बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और ये सिर्फ स्पेशलाइज कैरेक्टर है यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में तो यहाँ मुख्य रूप से सिर्फ डीएनए ही पाया जाता है, वहां क्रोमोसोम्स के रूप में नहीं होता है। तो ये आपका हुआ। फिर द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन ए सेल आर, द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सेल के अंदर? तो प्रोटीन। प्रोटीन इस द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज, सबसे सरल अमीनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन। वीडियो खोल के देखते चलना, बिल्कुल वैसी की वैसी लिखी हुई है। द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। मोस्ट अबंडेंट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए यहां मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है यहां मुख्य रूप से आपके सीधे सीधे यदि यहां सॉल्ट दे दें, क्या सॉल्ट दे दें, तो सॉल्ट में मुख्य रूप से आपको यहां कैल्शियम लगाना पड़ेगा। क्या? कैल्शियम। तो लिख दीजिए कैल्शियम।
कोलेस्ट्रॉल इज डेराइव्ड लिपिड। कोलेस्ट्रॉल कौन सी होती है? व्युत्पन्न लिपिड के अंतर्गत आती है। तो लिख दीजिए डेराइव्ड लिपिड। कोलेस्ट्रॉल क्या है? डेराइव्ड लिपिड होता है, यानी व्युत्पन्न लिपिड होता है। पहले नंबर का सिंपल लिपिड होता है, दूसरे नंबर का कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है, तीसरे नंबर का डेराइव्ड लिपिड मुख्य रूप से होता है। फिर है अगला 35 नंबर का क्वेश्चन, नाइट्रोजीनस बेस दैट इज फाउंड ओनली इन आरएनए। ऐसे कौन से नाइट्रोजीनस बेस हैं जो सिर्फ आरएनए में पाए जाते हैं? तो लिख दीजिए AGCU, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल 4 नाइट्रोजन बेस हैं जो मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं? आरएनए में पाए जाते हैं। अब कोई डीएनए में, देखिए अगला क्वेश्चन डीएनए का ही दिया है, तो यहां क्या पाए जाएंगे? AGCT, यानी कि आरएनए में थायमिन एब्सेंट रहता है और डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट रहता है, ऐसे भी ध्यान में कर सकते हैं। फिर है विच एंजाइम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। कौन सा एंजाइम जो है एल्कोहल के निर्माण में सहायक होता है? कौन सा एंजाइम जो है एल्कोहल के निर्माण में सहायक होता है? तो एल्कोहल के निर्माण में जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम है जो मुख्य रूप से क्या होता है? सहायक होता है। यहां आपके दिख नहीं रहा है तो मैं ये इस जगह लिखे देता हूं। आंसर जाइमेज एंजाइम है जो एल्कोहल के निर्माण में मुख्य रूप से सहायक होता है। सीधे सीधे फर्मेंटेशन क्रिया में उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा मुख्य रूप से क्या बनते हैं? सीधे सीधे आपके क्या होता है कि एल्कोहल प्राप्त होता है। तो क्लियर लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। फॉर्मेशन एल्कोहल में कौन सा एंजाइम उपयोग किया जाता है? जाइमेज एंजाइम मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद मुख्य रूप से 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आप तैयार हो जाओ, जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखिए अब 38 नंबर का क्वेश्चन, विच डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क। विच डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? पहली बात तो, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन से प्रकार का डाइसैकेराइड होता है? विशेष ध्यान रखा कि मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है डाइसैकेराइड नेचर का होता है। ये आपको पता है बच्चों के नहीं पता है? देखिए तो कौन सा पाया जाएगा? लैक्टोज। कौन सा पाया जाता है? लैक्टोज डाइसैकेराइड है जो मिल्क में मुख्य रूप से पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लैक्टोज। तो लिख दीजिएगा लैक्टोज। लैक्टोज। फिर केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम इज। एंजाइम का केमिकल नेचर कैसा होता है? एंजाइम भाई प्रोटीनस नेचर के होते हैं। एंजाइम किस नेचर के होते हैं? प्रोटीनस नेचर के होते हैं। तो यहां लिख दीजिए एंजाइम प्रोटीन नेचर के। इंसुलिन इज ए। इंसुलिन इज ए। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो प्रोटीन नेचर का होता है। तो यहां लिख दीजिए हार्मोन प्रोटीन। ठीक है। वेजिटेबल घी इज। वेजिटेबल घी इज सैचुरेटेड। वेजिटेबल घी इज सैचुरेटेड होता है। कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है बच्चों। देखिए प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। बोलिए प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज, भाई एंजाइम में 2 पार्ट होते हैं। एंजाइम में 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्रोटीनस पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। जो प्रोटीनस पार्ट होता है उस पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं। उस पार्ट को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। जो नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है उसको को फैक्टर कहा जाता है, उसको को एंजाइम भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? को फैक्टर या को एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वह कौन सा आएगा? प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, यानी कि जो भाग प्रोटीन का बना हुआ होता है वह भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। और प्रोटीन के अलावा इसमें जो दूसरा भाग पाया जाता है उसको नॉन प्रोटीनस पार्ट कहते हैं। नॉन प्रोटीनस पार्ट कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? आप देख लीजिए बिल्कुल वीडियोस को। तो ये वाली जो बात है तो इसको मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या कह दिया? हॉलो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर इक्वल हॉलो एंजाइम।
क्लियर, समझ में आ गया फॉर्मूला कि नहीं आ गया? तो 3 क्वेश्चंस इसमें से बन गए, हॉलो एंजाइम क्या होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन 3 क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, हॉलो एंजाइम क्या होते हैं। तो हॉलो एंजाइम लिख दोगे कंप्लीट एंजाइम, यानी कि एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर बराबर हॉलो एंजाइम। अब आ गया कोफैक्टर, यानी कि नॉन प्रोटीनस पार्ट को कोफैक्टर कहा जाता है, क्लियर। फिर आ गया एपो एंजाइम भाग। तो एपो एंजाइम यानी कौन सा भाग होता है? प्रोटीन भाग होता है। एपो एंजाइम कौन सा भाग होता है बच्चों? प्रोटीन भाग होता है। तो यहां लिख दिया जाएगा एपो एंजाइम। तो लिख लीजिए एपो एंजाइम। विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज? विच एंजाइम कन्वर्ट इनटू स्टार्च इनटू माल्टोज? कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है? आप छोड़िए, मैं एक एग्जांपल मतलब देना चाहता हूं आपके सामने। आपने मुख्य रूप से न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में मुख्य रूप से क्या बताया गया था कि वक्कल कैविटी में जब डाइजेशन मैंने पढ़ाया था, उसकी वीडियोस को उठा के देख लीजिए, डाइजेशन फिजियोलॉजी वाली वीडियोस को उठा के देख लीजिए। तो उसमें सीधे सीधे क्या डला हुआ था, बताया गया था कि टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। या फिर मैंने कहा था कि एमाइलेज एंजाइम जो है वह स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। या फिर डाइस्टेज एंजाइम जो है वह स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये 3 नाम आप ले सकते, तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपके सामने निश्चित दिया होगा। उसमें क्या एमसीक्यूज में निश्चित दिया होगा, या तो एमाइलेज दिया होगा, या फिर आपका टाइलिन दिया होगा। बक्कल कैविटी की मैं बात कर रहा हूँ, यदि ये है तो बक्कल एमाइले दे देंगे, टाइलिन बक्कल कैविटी में ही सिर्फ सीख लो तो, या फिर आपका डाइस्टेज एंजाइम, क्लियर। तो इनमें से कोई ना कोई एंजाइम निश्चित तौर पर दिया होगा। तो ये आपका हो गया। तो यहां लिख दीजिए एमाइलेज एंजाइम, लिख दीजिए एमाइलेज। फिर विच वन इज स्वीटेस्ट शुगर? वाह वाह क्या बात है। सभी को यह पता है कि ग्लूकोज मीठा होता है, ग्लूकोज मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट ही मीठी होती है क्या? कार्बोहाइड्रेट ही सिर्फ मीठी होती है? आप सभी लोगों को पता है, बच्चों को नहीं पता है? तो लेकिन इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन किया गया आपका विच वन इज स्वीटेस्ट शुगर, यानी कि निम्न में मतलब कौन सी शुगर मीठी होती है। तो भैया विशेष ध्यान रख लें कि ग्लूकोज तो मीठा होता है, लेकिन स्वीटेस्ट टेस्ट, यानी कि इसमें अंग्रेजी का कोई गोलमोल है भाई? अंग्रेजी का गोलमोल है टेस्ट लगाने पर। तो विशेष ध्यान रख लेना भाई, स्वीटेस्ट मतलब शुगर जो होती है वह फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज होती है जो फ्रूट्स में पाई जाती है, जो फ्रूट्स में पाई जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच वन इज शुगर फाउंड इन, कौन सी शुगर कहाँ फ्रूट्स में पाई जाती है? तो फ्रुक्टोज भी देना है आंसर, स्वीटेस्ट में भी फ्रुक्टोज देना है। तो मेरी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कार्बोहाइड्रेट में कोई पूछता है कि सबसे अधिक मीठी शुगर कौन सी है, सबसे अधिक स्वीटेस्ट, सबसे अधिक मीठी शुगर कौन सी है, तो वह मुख्य रूप से आपका कौन सा आंसर देना होगा? फ्रुक्टोज देना पड़ेगा आपको। क्या? फ्रुक्टोज देना पड़ेगा। तो ये विशेष ध्यान रखना। अब यदि कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो सबसे अधिक मीठा होता है, वहां लिख दिया आपका, तो अब आप फ्रुक्टोज लगा के आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। विशेष ध्यान रखना, वहां हार्मोन, वहां आपके कार्बोहाइड्रेट का जिक्र नहीं किया, वहां एक केमिकल रासायनिक पदार्थ का जिक्र कर रहे हैं, या कोई अन्य ऐसे पूछ ले कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई अन्य पदार्थ कौन सा है जो कि मुख्य रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, सबसे अधिक। तो सैकेरिन, विशेष ध्यान रखना, सैकेरिन सबसे अधिक मुख्य रूप से मीठा होता है, सैकेरिन सबसे अधिक मीठा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए आंसर फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। फिर दिया ऑल द बायोमोलिक्यूल ऑफ द सेल कॉन्स्टिट्यूट, सेल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, देखिए ऑल द बायोमोलिक्यूल ऑफ द सेल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, भाई सेल के सभी बायोमोलिक्यूल है उनको एक साथ क्या कहते हैं, एक साथ क्या कहा जाता है? तो सेलुलर पूल कहा जाता है भाई, सेलुलर पूल कहा जाता है। तो लिख दीजिए आंसर यहां
देखिए ये बहुत बड़ा मेगा क्विज है ये मान के चलिए इसमें से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाना है। यदि नीट या 12th स्टैंडर्ड पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सारे क्वेश्चंस इसी में से आपको मिल जाएंगे निश्चित तौर पर, मेरा जो मानना है। और फिर ये अपने अपने भाग्य की भी बात है, अपने अपने भाग्य की, भाई लक भी तो साथ देता है, तो ये लक की साथ है, विशेष ध्यान रखना। फिर है प्रोटीन आर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड। प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है वह किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन क्या सीधे सीधे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं? तो अमीनो एसिड्स में क्या होता है? RCHNH2COOH इसका फॉर्मूला होता है, RCHNH2COOH इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो लिखे ही है, तो क्या नहीं है? NH2 यानी अमीनो समूह का नाइट्रोजन। तो सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या लिखा जाएगा? नाइट्रोजन। तो यहाँ N और लिख दीजिए, ठीक है। तो ये काम चल गया आपका। फिर दिया हुआ ए न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, एक न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है, एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है, काय का बना होता है? शुगर होता है, क्या? फॉस्फेट होता है। इसके अलावा मुख्य रूप से आपको आंसर देना है। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? डीएनए के पॉलीमर हैं ये, मतलब पॉलीमर ऑफ डीएनए आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड मिलकर मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? डीएनए या आरएनए बनाते हैं, डीएनए या आरएनए बनाते हैं। तो अब मुख्य रूप से प्रश्न उठता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड काय के बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं, फॉस्फेट के बने होते हैं और शुगर के बने होते हैं। तो अब इसमें दो कौन से दिए हुए? तीसरा आपको देखना पड़ेगा, तीसरा आपको वहां देखना पड़ेगा कि मुख्य रूप से कौन सा दिया हो। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं होता जा रहा है साथ साथ? देखिए ये न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज ऑफ शुगर फॉस्फेट यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ तीसरे नंबर पर मुख्य रूप से क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन बेस। क्या आ जाएगा? नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ लिख दो, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजन बेस। क्लियर? नाइट्रोजन बेस लिख दिया गया। टर्म एंजाइम वाज फर्स्ट गिवन बाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए सबसे पहले एंजाइम शब्द किसने दिया था? बोलिए भाई, सबसे पहले एंजाइम शब्द किसने दिया था? सबसे पहले जो एंजाइम शब्द दिया गया था वह किसने दिया था? याद कर लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, जबकि मैंने आपसे कह रखा था बीच बीच में कि मैं मतलब टेस्ट लूंगा, क्विज करूंगा, एक प्रकार की, मतलब ये क्विज है एक प्रकार से। और क्या चल रहा है कि आप क्वेश्चन का जवाब दे दो तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बता ही रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो मतलब कुहनी नामक एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? कुहनी नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मुख्य रूप से एंजाइम शब्द सबसे पहले दिया हुआ था। तो यहाँ लिख दीजिए कुहने। फिर है राइबोजाइम इज ए। देखिए राइबोजाइम भी क्या है? एक एंजाइम है। राइबोजाइम भी क्या है? एक एंजाइम है, लेकिन विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए एक मैंने बात भाई, ऑल एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। देखिए उठा के देख लीजिए वीडियोस को, केमिकल नेचर की वीडियो। तो मैंने क्या मतलब, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के नहीं बने होते, ऑलमोस्ट यानी और लगभग शब्द आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन के अलावा भी कुछ प्रकृति में ऐसे एंजाइम कुछ पाए जाते हैं जो प्रोटीन के अलावा भी बने होते हैं। हाँ भैया पाए जाते हैं, हाँ पाए जाते हैं। तो राइबोसोम उसमें से एक है, राइबो न्यूक्लियस दूसरा है। राइबोजाइम एक एंजाइम है, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम दूसरा है जो इस नेचर का होता है। तो स्वाभाविक है ये न्यूक्लिक एसिड नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो यहां लिख दीजिए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड में भी विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि आरएनए। फिर आता है विच प्रोटीन इज फाउंड इन सिल्क। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच प्रोटीन इज फाउंड इन सिल्क। सिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो फाइब्रिनोजन। यहां लिख दीजिए आंसर में फाइब्रिनोजन। फिर है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन प्लांट्स इज। विशेष देखिए दो क्वेश्चन इसके आगे दिए हुए, आप विशेष तौर पर देखेंगे। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन प्लांट्स इज, मोस्ट अबंडेंट
सब्सटेंस फाउंड इन एनिमल, मतलब कि प्लांट्स में कौन सा पाया जाता है और एनिमल में मुख्य रूप से कौन सा आता है, प्लांट्स में कौन सा पाया जाता है और एनिमल में कौन सा आता है। तो विशेष ध्यान रखें कि एलिमेंट्स जो पाया जाता है वह कार्बन होता है। वह कौन सा होता है बच्चों, कार्बन होता है। तो यहां लिख दीजिए सी, शॉर्ट सी से काम चल जाएगा क्या, सी से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। और फिर आगे दिया है मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस फाउंड इन एनिमल्स, यहाँ एलिमेंट्स दिया हुआ था, यहाँ सब्सटेंस दिया हुआ था। तो यहाँ सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, लिख दीजिए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। विच आरएनए इज कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए, विच आरएनए इज कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए। मुख्य रूप से सबसे पहली बात तो ये है कि आप कौन सा आरएनए है जो सॉल्युबल होता है, टी आरएनए होता है, एम आरएनए होता है, एस आरएनए होता है। इन तीनों में से कौन सा आरएनए है जो सॉल्युबल नेचर का होता है, सोच लीजिए, सोच लिया भाइयों। तो कौन सा होता है, नहीं बता पा रहे, गलत बात है। देखो पढ़ाई तुम नहीं कर रहे हो, यहाँ सीधे सीधे लिख दीजिए टी आरएनए, ठीक है। तो इन कॉन्जुगेटेड एंजाइम द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड, इन कॉन्जुगेटेड एंजाइम द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड, वही वाली बात आ गई। अभी देखिए यहाँ ये क्वेश्चंस मैंने बताया था, देखिए कहीं एपो एंजाइम लिखा होगा, अरे भैया ये एपो एंजाइम है, एपीओ होता है एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। वही क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन देख लें और यहाँ देख लें 54 नंबर का, मतलब एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम में प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है भैया, तो एपो एंजाइम कहलाता है। एपो एंजाइम, ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो गया, इतनी जल्दी रिपीट हो गया, क्योंकि विभिन्न वर्षों में कभी इस तरीके से पूछ लिया, कभी उस तरीके से पूछ लिया, तो मैंने वही तरीके से मतलब बता दिया। तो यहां आप लिख देंगे एपो एंजाइम, लिख दिया। नेम द शुगर फाउंड इन फ्रूट्स, देखिए अभी चर्चा की थी अपन ने, देखो यहां कहीं लिखा होगा फ्रुक्टोज, लिखा है क्या, फ्रुक्टोज देखिए 44 पर फ्रक्टोज लिखा हुआ है और यहाँ वही आ गया, मैंने वही समझा दिया था विच वन इज स्वीटेस्ट शुगर, तो फ्रुक्टोज आंसर दिया था और वही पढ़ाते समय कह दिया था नेम द शुगर फाउंड इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में पाई जाने वाली शुगर का नाम, फ्रूट्स में पाई जाने वाली शुगर का नाम। बच्चों बोल दीजिए भैया, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए अपने अपने, अरे भैया फ्रुक्टोज, क्लियर। तो यहां लिख दीजिए आंसर फ्रुक्टोज। फिर विच मिनरल इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, विच मिनरल, बच्चे जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी 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 बोलिए। विच मिनरल इज, मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सा पाया जाता है, आयरन, Fe। कहां से मिलता है, पालक से ले लो आप, ठीक है, आयरन कर दीजिए। विच लिपिड कॉज द हार्ट डिसीज, विच लिपिड कॉज द हार्ट डिसीज, इससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मैं बता चुका हूं कि तो सीधे सीधे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है जिसके कारण हार्ट डिसीज होती है, कोलेस्ट्रॉल जो है जिसके कारण हार्ट डिसीज होती है। तो यहां मैं लिख दूं ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आता है हु हैज गिवन द लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन की लॉक एंड की थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, एंजाइम एक्शन की लॉक एंड की थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, भाई बच्चों बता दीजिए आप। क्या एंजाइम एक्शन में थ्योरी आपने पढ़ी होंगी तो मुख्य रूप से निश्चित तौर पर याद होगा क्या, लेकिन आपने पढ़ी नहीं है तो फिर क्या किया जाए, सीधे सीधे मतलब आप पढ़ाई की कोशिश नहीं कर रहे, नजदीक समय आ गया एग्जाम का आप लोगों का। तो यहां आपको आंसर देना है एमिल फिशर, कौन से वैज्ञानिक हैं, एमिल, एमिल का ई बन गया, या पूरा लिखना चाहते तो एमिल फिशर वैज्ञानिक। प्रोटीन ऑफ ऑल बीइंग आर कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड, वाह भाई, सीधे सीधे लिखा है कि प्रोटीन ऑफ ऑल लिविंग, मतलब सभी जीवितों में प्रोटीन जो है वह कितने अमीनो अम्ल की बनी होती है, सभी जीवितों में अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो वो जो प्रोटीन बनी होती है उसमें कितने अमीनो अम्ल जीवितों में पाए जाते हैं, तो भाई सीधे सीधे मैंने बताया था क्या, सीधे सीधे आपको बताया था 8-10-2, 8-10-2, सीधे सीधे एसेंशियल 8, नॉन एसेंशियल आपके बताए थे 10,
और 2 बताए थे सेमी एसेंशियल। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने हो गए 8 10 2 यानी 20 सीधे सीधे। तो यहां आप क्या लिखोगे 20 अमीनो एसिड AA, 20 अमीनो एसिड यानी AA। हु प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है भैया, ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल समस्या ना करें, बिल्कुल टेंशन ना करें, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो हु प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया था? डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट ने। वाटसन एंड क्रिक किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। विच प्रोटीन इज फाउंड इन व्हाइट पार्ट ऑफ एग? वाह क्या बात है भाई, एग का जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एग का जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बच्चे जवाब दे दीजिए, देखिए जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए, क्विक आंसर होना चाहिए अपना। एल्ब्यूमिन, बिल्कुल सही। एल्ब्यूमिन। Which enzyme was first discovered? Which enzyme was first discovered? सबसे पहले कौन सा एंजाइम खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा एंजाइम खोजा गया था? सबसे पहले एंजाइम मुख्य रूप से जो खोजा गया था, जल्दी 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 सोचो सोचो सोचो, आंसर दो आंसर दो आंसर दो। जाइमेज एंजाइम, बिल्कुल सही। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम। Who proved that enzyme is a protein? Who proved that enzyme is a protein? किसने प्रूव किया था कि एंजाइम एक प्रोटीन होता है? किसने प्रूव किया था एंजाइम एक प्रोटीन होता है? तो ध्यान कर लीजिए भैया, जल्दी से जल्दी सोच लो, विचार लो और जवाब दे दो। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। सुमनर। देखिए क्वेश्चंस को कैसे भी पूछा जा सकता है, मैचिंग में पूछा जा सकता है या अन्य तरीके से पूछा जा सकता है। विशेष ध्यान रखें, मैं ऑब्जेक्टिव भी चाहता तो यहाँ एमसीक्यूज के रूप में भी लिख सकता, लेकिन आपकी मेमोरी भाई 4 आंसर देख के तो दुनिया कर लेगी, 4 आंसर देख के दुनिया कर लेगी। मैं आपकी मेमोरीज को इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं जिससे आप आंसर को सोचने का टाइम देंगे, आंसर को सोचेंगे तब मुझे बताएंगे। तो इस वजह से ये आंसर इस प्रकार से लिखे गए, नहीं तो एमसीक्यूज के में लिख देते थे तो 10 एक बार में लिखे जाते, वैसे आपके यहाँ मतलब 30 35 40 लिख दिए गए। ठीक है, सुमनर हो गए। विच एंजाइम इज यूज्ड क्लीन क्लॉथ्स, मतलब कि क्लीन क्लॉथ्स, यहाँ सोचिए क्लीन मतलब साफ, क्लॉथ्स मतलब कपड़े सफाई करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम किया जाता है? तो प्रोटीएज एंजाइम, नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रोटीएज। विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल लॉन्ग पीरियड, क्या बात है, विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल लॉन्ग पीरियड, कौन सी सेल साइकिल की पीरियड लंबी होती है? भैया बता दो जल्दी, कौन सी पीरियड लंबी होती है? देखो 2 फेज होती है कि नहीं होती है? 2 फेज होती है, एक तो प्रिपरेशन फेज होती है, दूसरी एम फेज होती है। अब यहाँ विशेष तौर पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ उसके ऊपर आंसर लगाना पड़ेगा। देखिए मैं 2 आंसर इसके बताना चाहूंगा आपको कि क्वेश्चन दिया हुआ है सीधे सीधे, विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल लॉन्ग पीरियड, यानी कि सेल्स कोशिका चक्र की कौन सी जो उप अवस्था है, कौन सी अवस्था है जो लंबा समय लेती है, जिसमें अधिक समय लगता है। पहली बात तो आप ये क्लियर कर लें कि माइटोसिस यहां नाम नहीं दिया, मियोसिस, यदि माइटोसिस और मियोसिस दोनों दिए रहते तो मियोसिस में अधिक समय लगता है, ये पहली बात तो यहां क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मियोसिस में भी देखें तो मियोसिस फर्स्ट जो फेज होती है उसमें समय अधिक लगता है, मियोसिस सेकंड में समय कम लगता है, पहली बात ये देख लीजिए। ठीक है, अब मियोसिस में भी देखें कि मियोसिस में भी चल रहा है आंसर, ये मियोसिस के लिए चल रहा है। मियोसिस में मुख्य यदि यहाँ मियोसिस लेकिन दिया नहीं है तो कौन बात चल रही है? तो मियोसिस में भी प्रोफेज फर्स्ट फेज सबसे लंबी होती है, प्रोफेज फर्स्ट फेज जो होती है मियोसिस की वो सबसे लंबी होती है।
ये इनमें से म्योसिस दिया हो तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ तो म्योसिस भी नहीं दिया है, यहाँ सामान्य बात चल रही है, तो सामान्य बात में मैं बता दूं आपके सीधे सीधे कि मतलब आपको बताया गया है, क्या आपको बताया गया कि नहीं बताया गया, ह्यूमन का मतलब 24 लगता है, तो मैंने लिखा था 1 घंटा देखिए एम फेज में लगता है, 23 आवर किस में लगते थे, इंटरफेज में लगते थे। किस में लगते थे, इंटरफेज यानी विश्राम अवस्था में लगते थे, प्रिपरेशन फेज में लगते थे 23 आवर। तो स्वाभाविक है कि यहाँ आपकी जो प्रिपरेशन फेज है, यहाँ आपकी जो इंटरफेज है, क्या यहाँ आपकी जो इंटरफेज है, जो तैयारी वाली अवस्था है विभाजन के लिए, कोशिका जिस अवस्था में तैयार होती है, तो उसमें समय अधिक लग रहा है, उसमें समय अधिक लग रहा है, तो इस वजह से यह प्रिपरेशन फेज लिखना पड़ेगा। अब यदि ऑप्शंस में यह भी नहीं दिया है तो फिर क्या दिया होगा, देखिए क्रम निर्धारित कर दूं मैं, पहले प्रिपरेशन फेज में G1 फेज होती है, फिर S फेज होती है, फिर G2 फेज होती है, उसके बाद M फेज आती है, उसके बाद M फेज आती है। आपको क्लियर है कि नहीं? तो स्वाभाविक है कि G1 फेज जो है वह सबसे अधिक लंबी होती है, G1 जो फेज है वह सबसे अधिक लंबी होती है। अब क्वेश्चंस क्या पूछा गया है और उसमें ऑप्शंस क्या दिए उसके ऊपर निर्धारित करता है। म्योसिस के लिए किया गया तो अलग है, माइटोसिस म्योसिस में कंपेरिजन करके किया गया तो म्योसिस में समय अधिक लगता है, म्योसिस में ही पूछा गया तो म्योसिस फर्स्ट में अधिक समय लगता है, और म्योसिस में कौन सी अवस्था में लगता है तो प्रोफेज फर्स्ट में अधिक समय लगता है। पहली बात, म्योसिस को हटा के फेंक दीजिए। बिल्कुल समय क्लियर हो गया है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छे समय क्लियर हुआ। अब मुख्य रूप से बात की जाती है कि सिंपल की, तो यहाँ आपके इंटरफेज में या प्रिपरेशन फेज में या तैयारी वाली अवस्था में समय अधिक लगता है, पहली बात। अब आता है कि इसमें भी कौन सा, प्रिपरेशन फेज में भी 3 अवस्था बताई थी, G1, S और G2 फेज बताई थी कि नहीं बताई थी? तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो टाइम अधिक लगता है वह है G फेज में अधिक टाइम लगता है, यानी G1 फेज में पहली जो अवस्था है ग्रोथ फेज की प्रथम अवस्था, उसमें समय अधिक लगता है। तो यहाँ लिख दीजिए, कहाँ है आंसर, G1 फेज, ठीक। फिर दिया हिस्टोन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन, हिस्टोन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन, देखिए हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो सीधे सीधे एस फेज में। कहाँ होता है, एस फेज में। तो लिख दीजिए इन विच फेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम आर अरेंज्ड अराउंड इक्वेटर। इक्वेटर प्लेट मैंने नहीं लिखा हुआ, आपको ध्यान होगा जब डिवीजन समझाया था, देखिए ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, ये प्लेट इक्वेटर कहला रही है, यानी सेंटर में क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। तो ये किस फेज में होते हैं, ध्यान कर लीजिए, ये किस फेज में होते हैं बच्चों, मेटाफेज में। कौन सी, मेटाफेज। तो यहां लिखा जाएगा आपका मेटाफेज, कौन सी लिख दी गई, मेटाफेज के लिए। देखिए विच फेज इज डीएनए इज डबल, किस फेज में डीएनए डबल होता है भैया, तो डीएनए जो डबल होता है, आप लोग आंसर दे सकते हैं, कोई बोलिए, सब लोगों में से कोई आंसर, अरे वाह वेरी गुड, बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही दिया गया आंसर। विच फेज इज डीएनए इज डबल, तो कौन सा, एस फेज। एस फेज में मुख्य रूप से डीएनए डबल होता है, एस फेज में डीएनए डबल होता है, ठीक है। इन विच सब स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्याजमेटा इज सीन, देखिए क्याजमेटा किस फेज में सीन होता है, तो यहां आपको डिप्लोटीन। क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द, क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द, देखिए तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये देख लीजिए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच से ये हो गया क्रॉसिंग ओवर, क्या ये यूं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के खंडों के सेगमेंट के इस प्रकार से क्रॉस बनता है। देखिए ये नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके अंदर के एक दो क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम में, इसमें भी 2 है, तो स्वाभाविक है जो अंदर वाले हैं वह आपस में जुड़कर इस प्रकार से कैंची जैसी संरचना बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कैंची जैसी संरचना बना देते हैं। तो वही लिख दिया गया 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, तो के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो कहां चला गया अपना आंसर, क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द 2
होमोलोगस टू होमोलोगस, और यदि क्लियर करना है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर? द स्टेज ऑफ म्योसिस एट विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड टू हाफ इज कॉल्ड, यानी कि म्योसिस की किस अवस्था में, म्योसिस की अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम मुख्य रूप से हाफ होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखो दो चीजें यहां हो रही हैं, दो चीजें हो रही हैं सीधी सीधे। म्योसिस जो है वह डबल अवस्था में होती है, यानी कि एम फेज, M1 फेज होती है और M2 फेज होती है, यानी कि म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड होती है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आंसर में क्या दिया हुआ है। यदि म्योसिस फर्स्ट पूछा जाता है, म्योसिस सेकंड दोनों दिए हैं, तो म्योसिस फर्स्ट में मुख्य रूप से क्या होता है, सीधे सीधे द स्टेज ऑफ म्योसिस हाफ होते हैं। क्या क्रोमोसोम कैसे होते हैं, म्योसिस फर्स्ट में हाफ होते हैं। अब यदि म्योसिस फर्स्ट नहीं दिया हुआ है, यदि विभाजन की अवस्था दिया हुआ है, तो एनाफेज फर्स्ट, वहां आपको बताना पड़ेगा एनाफेज फर्स्ट। तो इसमें या तो ये आंसर दिया होगा, ये मान लें म्योसिस फर्स्ट दिया होगा, या फिर इनमें से एनाफेज फर्स्ट दिया होगा। क्या दिया होगा, एनाफेज फर्स्ट दिया होगा। दोनों में से मुख्य रूप से कोई ना कोई एक आंसर दिया होगा। क्लियर? व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेल साइकिल? अरे मर गए, अभी मैंने बताया, मुझे क्या पता था ये क्वेश्चन भी इसमें दिया, मैंने अभी ऊपर बताया था कि नहीं बताया था, मुझे ये नहीं पता था कि ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा इसमें लिखा हुआ है, यानी कि ये कभी ना कभी पूछा गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब लिखा हुआ है बोर्ड पे मैंने, तो निश्चित है कभी कभार पूछा गया, निश्चित तौर पर। तो देखिए, प्रिपरेशन फेज और एम फेज दो फेज होती हैं, सेल साइकिल की दो फेज होती है, प्रिपरेशन फेज और एम फेज, प्रिपरेशन फेज एम फेज होती हैं कि नहीं होती हैं। तो प्रिपरेशन फेज में मुख्य रूप से कौन सी होती है, सबसे पहले देख लीजिए, यहां मैं लिखना शुरू कर रहा हूं बच्चों, G1 S, G2 देन M फेज। क्लियर? लिख दिया गया। देखिए, पहले G1 फेज आती है, फिर S फेज आती है, फिर G2 फेज आती है, और उसके बाद M फेज आती है। तो मतलब कि कोशिकी चक्र में सही ऑर्डर क्या है, तो कोशिकी चक्र में ये सही ऑर्डर है आपका, कोई ना कोई एक ऑप्शंस में निश्चित दिया होगा मेरे बच्चे। Who introduced the term माइटोसिस? अरे भाई, ये क्वेश्चन इस प्रकार के यदि आ गए नाम रटने वाले, तो काम खराब हो जाएगा आप लोगों के नाम, यानी कि मुख्य रूप से ये क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछा गया है, इस वजह से मेरे द्वारा लिखे गए हैं कि मुख्य रूप से नाम वैज्ञानिक का पूछा गया। तो ये हु इंट्रोड्यूस द टर्म माइटोसिस, माइटोसिस टर्म किसने दिया था, समसूत्री, हाँ सोच लो, सोचो सोचो, जल्दी 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 जल्दी, फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? फ्लेमिंग, फ्लेमिंग वैज्ञानिक। सेंट्रोमियर हेल्प इन, सेंट्रोमियर हेल्प इन, देखिए आप ध्यान करें, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम थे, सेंट्रोसोम से बंडल स्पिंडल फाइबर निकलते थे और ये जाके सेंट्रोमियर से जुड़ते थे। सेंट्रोमियर जैसे ये जो स्पिंडल फाइबर होते थे वो छोटे होते थे, तो सेंट्रोमियर यूं खिंचता था, यूं यूं खिंच रहा है कि इस प्रकार से यूं खिंच रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यानी कि सीधे सीधे कह दिया जाए कि सेंट्रोमियर हेल्प इन इन मूविंग क्रोमेटिड टुवार्ड, इन मूविंग क्रोमेटिड टुवार्ड, यानी कि क्रोमेटिड को एक दूसरे के इधर ऐसे ऐसे करने के लिए, ऐसे करने के लिए ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से धागे जैसी संरचना जो है, ये क्रोमेटिड, क्रोमेटिड को अलग यूं करेंगे, ये ताकत लगा के स्पिंडल फाइबर यूं खींच के कर देंगे, तो वही है इन मूविंग क्रोमेटिड टुवार्ड। लिख दीजिए आंसर, सेंट्रोमियर हेल्प क्या करते हैं, हेल्प इन मूविंग, मूविंग क्रोमेटिड मूविंग, बस
बस इतने से काम चल जाएगा क्या है? इतने से काम चला लो, चल जाए तो, और नहीं तो फिर पूरा क्रोमेटेड टुबार लिख दो, ठीक है। फिर दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ड्यूरिंग, वाह वाह क्या क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों लगा, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्यों अच्छा लगता है भाई। कोई आदमी अच्छा लगे तो ठीक है, कोई और अन्य पर्सन अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या रीजन है। यानी कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ होगा निश्चित तौर पर। मुझे रिपीट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, ये विषय ध्यान रखें। तो इन कहाँ चला गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ड्यूरिंग, भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर होती है, डिसअपियर कब होती है, तो ध्यान रख लें प्रोफेज फेज में होती है, चाहे माइटोसिस की हो चाहे म्योसिस की हो, उसमें प्रोफेज फेज में मुख्य रूप से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इन एस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम, देखिए 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 देखिए, अरे ये क्वेश्चन को कैसे घूम के पूछ लिया गया। ये देखिए 68 विच फेज डीएनए इज डबल, पकड़ में आ गया, ये आ गया ये, और ये देखिए एक ये 75 वाला देख लीजिए, देखो इन एस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम, वाह क्या बात है, पकड़ में देखो कैसे, मतलब ये देखो कि क्वेश्चन पेपर सेटर किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के दे रहा है क्वेश्चन को। अब तो निश्चित हो गया कि ये जो पेपर बनाया गया है मेरे द्वारा निश्चित तौर पर मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ये सिद्ध कर गया। तो यहाँ क्या होता है, सीधे सीधे आप लिख दो डीएनए डबल हो जाता है, इन एस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, डबल यही देख लो, विच फेज डीएनए इज डबल, ये भैया ये लो डबल, क्लियर। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल डिवाइड, आहा आहा आहा, ये भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लग रहा है। अब ये भगवान जाने मुझे क्वेश्चन अब अच्छे लगने लगे हैं। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल डिवाइड, यानी कि कोशिकीय चक्र में कौन सी अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजित होती है, कोश की चक्र में कौन सी अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजित होती है। देखिए अभी सीधी सीधी मैं बता के आया था कि जो दो फेज बताई थी, प्रिपरेशन यानी तैयारी वाली फेज बताई थी या इंटरफेज बताई थी, उसमें तो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, ध्यान कर लें, कोशिका विभाजित नहीं हो रही, कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो रही है, कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो रही है। तो स्वाभाविक है कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो रही है, तो कोशिका विभाजित किस में होगी, प्रश्न ये है कोशिका विभाजित किस में होगी, प्रश्न तो ये है। तो भैया उसके बाद की दूसरी जो अवस्था है एम अवस्था, उसके बाद की जो दूसरी अवस्था एम अवस्था, एम अवस्था में कोशिका विभाजित होती है, ठीक है। व्हाट इज, आहा क्या बात है, ये क्वेश्चन बड़ा गजब का कर दिया, ये वाला ये क्वेश्चन जी नॉट फेज, हाँ इसका यार आंसर लिखना पड़ेगा, इसका आंसर नहीं लिख पाया मैं, तो यहां कौन सी लिखोगे, एम फेज लिख दो सीधी सीधी, एम फेज, ठीक है काम चल जाए, दिखाई विजुअल है बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। व्हाट इज जी नॉट फेज, व्हाट इज जी नॉट फेज, ध्यान कर लें, सेल साइकिल ली थी, फिर ये कहा था कि एम फेज के बाद कोशिकाएं तो लगातार विभाजित होती रहती हैं, लेकिन अब किसी कोशिका को विभाजित नहीं होना है, अब किसी कोशिका को विभाजित यदि नहीं होना है तो वह जीवन फेज से अलग हो जाती है, वह जीवन फेज से मुख्य रूप से अलग हो जाती है, जीवन फेज पर आती है। तो अब स्वाभाविक है, देखिए जब जीवन फेज पर मुख्य रूप से प्रिपरेशन की फर्स्ट फेज है, तो जब जीवन फेज पर अलग हो गई तो यानी कि यह विभाजन से अलग हो गई, यानी अनडिवाइडिंग कंडीशन में आ गई, अनडिवाइडिंग कंडीशन में आ गई, यानी विभाजित नहीं हो रही है। जब इसको विभाजित होती है तो फिर यह पुनः जीवन फेज पर फिर शामिल हो जाती है, विभाजित होनी होती है तो पुनः जीवन फेज पर फिर शामिल हो जाती है। तो इसको क्या लिखेंगे, जी नॉट फेज जो है अनडिवाइडिंग, दिखाई दे रहा है ये, नहीं बस देख लीजिए, अनडिवाइडिंग से ही आप समझ लाइए, अनडिवाइडिंग स्टेज, ठीक है। तो ये है आपका सेल, देख लीजिए। अब इसके बाद मुख्य रूप से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर चर्चा करते हैं।
नए स्लाइड और थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस और रह गए, 3-4 क्वेश्चन। जैसे 3-4 क्वेश्चन अपन कर रहेंगे वैसे ही अपने मतलब यूनिट जो थर्ड है 11th में, तो उसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। और उन क्वेश्चंस में मैं समझता हूं कि एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपके निकाले गए लगभग मैंने एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस बनाए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और इधर उधर से ले लिए, जिससे कि कोई क्वेश्चंस आपका बाहर ना जाए। क्या कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए? तो आप देखिए, इन विच टाइप ऑफ डिवीजन स्नैप्सिस अकर। स्नैप्सिस मतलब कि कौन से विभाजन में स्नैप्सिस कंडीशन होती है? संयुग्मन। ध्यान करें कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे आकर ये मिल जाते थे, तो ये क्रिया स्नैप्सिस कहलाती थी। तो स्नैप्सिस की क्रिया किसमें देखने को मिलती है? मियोसिस में। किसमें मिलती है? मियोसिस में। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये मियोसिस में भी पूछ ले, मियोसिस में कौन सी स्टेज में मिलती है? तो प्रोफेज में मिलती है, प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन सी सब स्टेज में मिलती है? तो सीधी सीधी जायगोटिन में। किसमें? जायगोटिन में मिलती है। तो इस वजह से यहां आप लिख दीजिए, जो ये क्वेश्चन मांग रहा है वह है तो डिवीजन पूछ रहा है, तो आपको यहां मियोसिस डिवीजन लिखना पड़ेगा। संयुग्मन किस विभाजन में देखने को मिलता है? तो मियोसिस में मिलता है, मियोसिस में मिलता है। अब मियोसिस में भी कौन सी फेज में? मियोसिस फर्स्ट फेज में। मियोसिस फर्स्ट की कौन सी फेज में? प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट में भी कौन सी सब स्टेज में? तो सीधी सीधी जायगोटिन में। क्लियर? विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल हैज स्मॉल पीरियड। देखिए, इससे पहली वाली जो स्लाइड आपको दिखाई थी उसमें क्या था? उसमें सीधी सीधी मैंने बताया गया था कि प्रिपरेशन फेज लॉन्ग होती है और एम फेज होती है वो स्मॉल होती है। तो यहां लिख दिया जाएगा एम फेज। एम फेज से ही काम चल जाएगा, सीधे सीधे एम फेज। इन एनिमल विच टिश्यू अंडरगोज मियोसिस। एनिमल में कौन सा टिश्यू जो रहता है वह विभाजन होता है? तो रिप्रोडक्टिव सेल। कौन सी सेल्स होती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स में मुख्य रूप से पाया जाता है यह। जबकि माइटोसिस डिवीजन जो होता है वह माइटोसिस डिवीजन सोमेटिक सेल्स में होता है। माइटोसिस डिवीजन कौन सी सेल्स में होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है। क्लियर? अब रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी यदि कोई पूछे भैया रिप्रोडक्टिव सेल्स में सबसे पहले तो संख्या बढ़ती है, तो वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बढ़ती है। फिर आप ध्यान करें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और प्राइमरी oocytes जो सेल्स होती है उनमें मियोसिस डिवीजन होता है। अब ये आपका ऑप्शंस के आधार पर है कि क्या उसमें दिया हुआ है, वहां वैसा निशान लगाना पड़ेगा। व्हाट हैपन इन जेनेटिक एक्सचेंज। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। जेनेटिक एक्सचेंज में क्या होता है? तो जेनेटिक एक्सचेंज में मुख्य रूप से क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। टू नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। तो यहां लिख दीजिए टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया मुख्य रूप से होती है जेनेटिक एक्सचेंज में, यानी कि रिकॉम्बिनेशन सीधे सीधे उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के सेगमेंट आपस में चेंज हो जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल में मुख्य रूप से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के चेंज हो जाते हैं। फिर व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमेट। अरे ये देखिए अभी चर्चा अपन यहाँ कर रहे थे ना, कहाँ कर रहे थे? ये वाले थर्ड क्वेश्चन में 80 नंबर का क्वेश्चन मैंने चर्चा की थी, वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया कि यहाँ सीधे सीधे लिख दिया रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocytes में पाया जाता था मियोसिस डिवीजन। अंडरगोज मियोसिस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा व्हाट टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स। काय कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है? काय कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है? तो काय कोशिकाओं में मुख्य रूप से जो विभाजन पाया जाता है वह कौन सा होता है बच्चों? ये सी सही नहीं है, तो ये देखिए यहां आप और हम लोग लिखेंगे माइटोसिस डिवीजन। नेम द फेज इन विच स्नैप्सिस ऑफ। अरे भैया ये देखो, ये वही क्वेश्चन 78 नंबर का क्वेश्चन और 83 इस प्रकार से पूछ लिया गया। नेम द फेज इन विच स्नैप्सिस अकर।
यहाँ लिखा था इन विच टाइप ऑफ डिवीजन सिनेप्सिस अकर, तो मैंने लिखा था मियोसिस, उसमें मैंने समझाया था, तो यहाँ सीधे सीधे वही लिख दीजिए, जायगोटिन। ये लीजिए। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें, इस पूरी वीडियोस को। मैं ये कहता हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चंस, सिंगल वन क्वेश्चंस बाहर नहीं जा सकता, चाहे 12th के किसी भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम हो, और या फिर मतलब 12th का नहीं, मतलब सॉरी 11th का कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, और या फिर आपका सीधे सीधे कह दिया जाए कि नीट में से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जा सकता। तो ले लीजिए ये स्क्रीनशॉट इसका भी।